नमस्कार बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम तीसरे इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पाठ का सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, किस प्रकार से उन्होंने आगे की मैट्रिक की पढ़ाई की, आगे उन्होंने किस प्रकार से अपने अध्ययन को पूरा किया, इसका वर्णन इसके पहले सेशन में हमने देखा। आगे उनके द्वारा किए गए कार्य को हमें विस्तार से पढ़ना है। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके व्यक्तित्व और उनके चारित्रिक गुणों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका जन्म महार जाति में हुआ था। मध्य प्रदेश के मऊ नगर में उनका जन्म हुआ था। आपको इस पाठ में दी गई तिथियों को याद रखना है कि जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल सन 1891 में। अर्थात यहाँ पर आप देखिए पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में एक वाक्य के लिए मैच द फॉलोइंग के लिए जोड़ियाँ, उचित जोड़ियाँ महिलाओं के लिए पूछ सकते हैं। तो उनके माता का नाम भीमाबाई था, पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो सातारा में हुई थी, सरकारी स्कूल में। उसके बाद 1905 में उनकी शादी रमाबाई से हो गई। एक तिथि आपको याद रखना है, इसको पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसके शादी के बाद पिताजी के साथ वो मुंबई चले जाते हैं। एल्फिस्टन में जो मुंबई में है, वहाँ पर स्कूल में वो एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी, इसके लिए उनकी पढ़ाई वहाँ पर अच्छे से हो जाती है। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है, आपको कब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की इसका तिथि पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। उसके बाद महाराज सयाजीराव गायकवाड़ प्रसन्न होकर उनको 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना उन्होंने शुरू की थी। 1913 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। फिर उसके बाद उन्होंने महाराज के यहाँ बड़ौदा में नौकरी करना आरंभ कर दिया था, लेकिन वहाँ पर कट्टरपंथियों की घृणा के कारण उन्होंने वहाँ की नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ पर छुआछूत को ज़्यादा माना जाता था और चपरासी का भी व्यवहार इस प्रकार से होता था कि सब लोग उनको छुआना नहीं चाहते थे, फाइलें फेंक कर देते थे। तो इस प्रकार का व्यवहार होने के कारण वहाँ पर वो नौकरी छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद महाराज से आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिल जाती है और वह आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबिया आर्थर अमेरिका में चले जाते हैं। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का जो अनुभव था वो उनके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। वहाँ पर उन्हें प्यार और सम्मान दोनों चीज़ें मिली। वहाँ पर उन्होंने डॉक्टरेट की पदवी अथवा उपाधि प्राप्त की। 1916 में वे कोलंबिया से फिर लंदन पहुँचे। वहाँ पर एक वर्ष रहने के बाद वो मुंबई में लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने फिर उनको अपने सेना में सचिव का पद देकर बड़ौदा बुला लिया था। फिर वहाँ पर उनको वैसा ही अनुभव आया जैसे पहले उनको आया हुआ था, कि वहाँ पर भी उन्हें छुआछूत की उस घृणा का शिकार होना पड़ा था और अधीनस्थ कर्मचारी भी उनसे घृणा किया करते थे और यहाँ तक कि कार्यालय में उनको पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से उनका व्यवहार होने के कारण वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं, उनका हृदय टूट जाता है और उन्हें मन न चाहते हुए भी आंखों में आंसू भरकर उन्हें वह नौकरी छोड़ देनी पड़ती है और आगे बाद में वो मुंबई चले जाते हैं। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी है। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। वो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे, तो उनके द्वारा जो किताबें लिखी जा रही थी, उनके द्वारा जो पदवियाँ हासिल की जा रही थी महार समाज में, वो एकमेव ऐसे व्यक्ति थे जो पहले इस प्रकार के शिक्षा ग्रहण करे थे और इसी कारण उनकी जो विद्वता थी वह सारे समाज में, सारे संसार में फैल गई थी। मुंबई के एक कॉलेज में वे उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष वहाँ पर निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, अर्थात रिजाइन देना पड़ा। वहाँ की भी नौकरी उनको छोड़नी पड़ी।
और ये जो नौकरियां छोड़ने का जो कारण था वह मूल था छुआछूत की जो व्यवस्था थी। इसके कारण ही उन्हें वहाँ पर जो व्यवहार अन्य लोगों के द्वारा दी जाती थी, जो अपमानात्मक या अपमान जैसे व्यवहार उनके द्वारा किए जाते थे। इसी कारण वो वहाँ पर न चाहते हुए भी उन्हें वो त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़नी पड़ रही थी। सन 1920 में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको किस भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, रिक्त स्थानों के लिए छुआ या फिर एक वाक्य के लिए या फिर जोड़ी मिलाओं के लिए, कि उन्होंने मूक नायक साप्ताहिक अखबार कब लिखा, 1920 में, या 1920 में उन्होंने कौन सा अखबार निकालना आरंभ किया था, या उनका प्रारंभिक अखबार का नाम क्या था, तो वो मूक नायक। साधनों के अभाव में कुछ समय बाद उसे वो बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में DSS की उपाधि प्राप्त की, अर्थात विज्ञान के या साइंस के क्षेत्र में यह पदवी प्राप्त की जाती है। सन 1923 में वे फिर से मुंबई लौट आए। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपनी वकालत आरंभिक कर दी, अर्थात लॉ की डिग्री वहाँ पर पढ़ाई उन्होंने शुरुआत कर दी। लॉ की डिग्री लेने के बाद वकालत का कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलितों की समस्याएं हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। सन 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला और इसी वर्ष में वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। देखिए, परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की। तो उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इस संस्था की स्थापना की है। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि दलितों का जो समस्याओं थी, उनकी समस्याओं का निवारण करना, उन समस्याओं का हल निकालना, यह इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य था। इसके बाद और एक आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1927 में उन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, तो वह बहिष्कृत भारत। इसके पहले हमने मूक नायक भी देखा है, तो उसको आपको याद रखना है। मूक नायक के बाद उन्होंने सन 1927 में बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र निकाला और 1927 में ही वे मुंबई के विधानसभा के प्रमुख सदस्य के रूप में उनको सदस्य बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर समाज के दलित को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। अब देखिए, एक तरफ समाज का ऐसा वर्ग था कि उनके पास विद्वता था, ज्ञान था, लेकिन वह आर्थिक हालत जो थी उनकी गरीबी से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि छुआछूत का जो मेन दरी जो थी लोगों के बीच में, यही मूल कारण था और इसी कारण वे दलित समाज को समानता का अधिकार देना चाहते थे। उनके आर्थिक हालत को सुधारना चाहते थे और इसी का संकल्प उन्होंने लिया था। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे यह नामक पुस्तक लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, आप इसको अंडरलाइन कर सकते थे कि शूद्र कौन थे। इस नामक पुस्तक में उन्होंने ये पुस्तक की में क्या लिखा है, तो उन्होंने दलितों का इतिहास बताया है कि किस प्रकार से दलितों का जन्म हुआ, किस प्रकार से वहाँ पर लोगों ने उन्हें दुय्यम दर्जा दिया, बहुत ही निम्न दर्जा दिया, किस प्रकार से उनका छुआछूत या शूद्र कैसे उनको कहा जाता है, ये सारा विस्तार से लिखा हुआ उनका यह किताब है। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो वह शूद्र कौन थे, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। देखिए, उनके जीवन का जो महत्वपूर्ण जो योगदान है, जो सारे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, इसका वर्णन इस परिच्छेद में किया है कि भारत स्वतंत्रता के बाद वह संविधान सभा के
सन 1927 में मतलब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्हें चुना गया और संविधान का जो प्रारूप है वह अध्यक्षता के रूप में उन्होंने तैयार किया है। जो संविधान सभा का जो प्रारूप है वो डॉक्टर आम्बेडकर इन्होंने तैयार किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। उसके साथ साथ इस संविधान को राष्ट्र की एकता के लिए संविधान में उन्होंने संविधान भारत का जो संविधान है वो उन्होंने सम्मिलित किया था और दलितों को समानता का अधिकार उन्होंने किस प्रकार से होने चाहिए, सर्वसामान्य आम लोगों के अधिकार क्या है, मानवीय मूलभूत अधिकार क्या है, इसका विस्तार से उन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बनाए गए। डॉक्टर अंबेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारों की नींव रखी। सन 1991 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो इस प्रकार देखो, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत सरकार, स्वतंत्र भारत की जो प्रथम सरकार बनी थी, वहां पर कानून मंत्री के रूप में उनको रखा गया था। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से दलितों की सेवा में जुट गए। अब देखिए, उन्होंने बाद में 1951 में अपने कानून मंत्री इस पद से त्याग पत्र दे दिया और आगे का उन्होंने जो जीवन था, अपना पूरा जीवन केवल दलितों की सेवा के लिए ही अर्पण कर दिया। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगा। वे जहाँ जाते थे, जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। रूढ़िवादियों के आगे वे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने दलितों को राय दी, तुम सब बौद्ध बन जाओ। अब उन्होंने खुद भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो ये छुआछूत की प्रथा को नहीं मानते थे और वो समानता पर बौद्ध धर्म की जो नींव थी वो समानता पर थी, मानवता को बहुत अधिक महत्व देते थे। इसलिए उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था और उन्होंने दलितों को भी बौद्ध धर्म स्वीकार करने की सलाह दी थी। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कर डाली थी। अब यहाँ पर भी आप उसको अंडरलाइन करेंगे, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी बातें हैं जो एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि जनरल नॉलेज के लिए आपको ये सारी बातें याद रखना है। सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कब की थी? उन्होंने सन 1955 में। एक वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और इस घटना से रूढ़िवादियों में बड़ी खलबली मच गई थी। अब उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वहां पर बौद्ध धर्म में जो थी वह मानवता और समानता का मूल तत्व था। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। 6 दिसंबर 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो गए। दलित कहा जाने वाला समाज जब भी डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है, वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। तो देखो, वह इतने मेहनती थे कि उनके जीवन का जो मूल उद्देश्य था वो पढ़ाई, विद्वता हासिल करना था और वो दिन में 18 घंटा 24 घंटे में से 18 घंटे लगातार वो पढ़ाई करते थे। उस समय जन्म लिया था जब बिजली नहीं होते थे, तो उनके घर में आर्थिक परिस्थिति न होने के कारण बिजली नहीं हुआ करी थी। तो रात के अंधेरे में जो सार्वजनिक जो बिजलियां होती थी उसके नीचे वो रात में पढ़ाई किया करते थे। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहा करते थे। कठिनाई उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते थे वही करते थे। उनका भाषण बहुत ही प्रभावशाली होता था। तर्क करने में उनकी अनोखी शक्ति थी। तो इस प्रकार यहाँ पर उनके आंतरिक गुणों का वर्णन किया है। तो बच्चों, अब तक हमने उनके आंतरिक गुणों को समझा। बचपन से ही अथक परिश्रम करने की क्षमता उनके अंदर थी। 18 घंटे वो दिन में पढ़ाई किया करते थे। हम तो 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और जो वो निश्चय कर लेते थे, जो वो ठान लेते थे, कितनी भी कठिन समस्या आए लेकिन उनके मार्ग को नहीं रोक पाते थे। और उनकी जो भाषण शैली थी बहुत ही अत्यधिक प्रभावशाली थी। जब भी वो भाषण दिया करते थे, सारा समाज उनके भाषण सुनने के लिए
मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार होते थे और तर्क वितर्क करने की, वाद विवाद करने की उनके अंदर एक अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्य ने धर्म में उत्पन्न कर दिया था। बौद्ध धर्म को वे इसलिए पसंद करते थे कि वह समानता पर आधारित है। वे कहा करते थे कि वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को कुछ लोगों ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। अब वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। वेद जो है वह आर्यों के प्राचीन तक धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। यह 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिस्ट्री में, इतिहास में आपने इस वेदों के बारे में विस्तार से पढ़ाई की होगी। शास्त्र हिंदुओं के वे धार्मिक ग्रंथ है जो लोगों के हित और अनुशासन के लिए बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। स्मृति हिंदुओं के धर्मशास्त्र जिनमें धर्म, दर्शन, आचार, व्यवहार, शासन, नीति आदि का विस्तार से विवेचन किया हुआ है। तो इस प्रकार धर्म के नाम पर एक समाज का ऐसा वर्ग तैयार हो गया था जो छुआछूत को हथियार बनाकर समाज को नीचे गिरा रहा था। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को भी माध्यम बनाकर धर्म के नाम पर छुआछूत को बढ़ावा दे रहे थे और यही बात डॉक्टर अंबेडकर इनको पसंद नहीं थी और इसी कारण उन्होंने जो लड़ाई की थी वह किसी धर्म से नहीं तो बल्कि उनके अंदर जो बुराई थी उसे लेकर वह लड़ाई कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज दलित बालक विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और खेलते कूदते हैं। अब देखिए, जब उन्होंने जो अनुभव किया था वह अनुभव अन्य समाज के वर्ग को ना हो इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। वो जब प्रारंभिक स्कूल उन्होंने आरंभ किया तो स्कूल में कक्षा में उनको अन्य छात्रों से अलग बैठा दिया गया था। उनका किसी भी लोगों के साथ अन्य बच्चों के साथ स्पर्श ना हो, उनके लिए अलग से पानी, ये सारी चीजें उनके मन को बहुत ही बुरा असर कर रहे थे और यही व्यवहार अन्य लोगों के साथ ना हो इसी कारण उन्होंने ये सारा अथक प्रयास किया हुआ था। गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हुए। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत ही बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पास डॉक्टर अंबेडकर ने छुटकारा दिलाया है। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्य को स्मरण कर गौरव का अनुभव करती रहेगी। और आज भी देखो, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनका नाम आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। भारत का संविधान बनाने में उन्होंने जो कार्य किया है और उसी कारण देखो हम 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक संवैधानिक दिन के रूप में हम मनाते हैं। आज आप जो भी स्कूलों में प्रार्थना बोलते हैं, भारत का संविधान का जो पाठ्य पुस्तक में भी हर विषय के सब पुस्तक में सब भारत का जो संविधान है वो बच्चों के लिए प्रतिज्ञा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो यह सारी चीजें में जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है और इसी का उनके अन्य महान कार्यों के कारण वह आज भी सम्मान के साथ स्मरण किए जाते हैं। बच्चों, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।